हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। आज आपको हम इस चैनल में जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगॉत्स्की नॉन चॉम्स्की सारे का क्या कर रहे हैं, मर्ज करके एक साथ दे रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में क्या करें, गलतियां ना करें। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास के साथ। नैतिक विकास जीन पियाजे ने दो अवस्था में बांटा है। कौन कौन सा अवस्था बांटा है? तो प्रायत और स्वायत्त। प्रायत की दो उपावस्था है और स्वायत्त की एक उपावस्था है। दो उपावस्था कौन कौन है? नैतिक यथार्थता और नैतिक समानता, जिसका कि एज है 0 से 8 साल और 8 से 12 साल। और स्वायत्त में नैतिक सापेक्षता सिर्फ और सिर्फ एक उपावस्था उन्होंने दिया है, जो कि 12 वर्ष से शुरू हो जाता है। अब हम समझते हैं कि नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और स्वायत्त है क्या। तो नैतिक यथार्थता में बच्चे क्या करते हैं, आपको डर से पुरस्कार के लोभ से कोई भी कार्य करते हैं। बच्चे को हम यहाँ डरा के कार्य कर सकते हैं। दूसरा है, यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, परिणाम को महत्व मान रहे हैं। परिणाम मतलब रिजल्ट। अगर क्लास में फर्स्ट करना है तो वो किसी भी तरह से फर्स्ट करेंगे, हो सकता है वो चोरी करके भी फर्स्ट कर सकते हैं। अगला है आपका नैतिक समानता। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने साथी, अपने उम्र के बच्चे को क्या कर रहा है, साथ में बराबर भाव से, बराबर दृष्टिकोण से देखता है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेन देन। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, लेन देन स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर उसके हाथ में टॉफ़ी है, आपके हाथ में बिस्किट है, अगर आपने उससे टॉफ़ी मांगा तो वो बोलेगा पहले हमको बिस्किट दो तब हम तुमको टॉफ़ी देंगे। वही चीज़ क्या हो गई, लेन देन। उसके बाद स्वायत्त, बिना दबाव के नैतिकता का अनुसरण करता है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बिना किसी दबाव से नैतिकता लेता है। उसको जो चीज़ राइट लगेगा वो राइट है, जो चीज़ उसको रॉन्ग लगेगा वो क्या है, उसके लिए रॉन्ग है। ये था आपका जीन पियाजे का नैतिकता का। अब देखते हैं जीन पियाजे ने एक और टर्म्स दिया है। वो क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे हमने एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग क्या करें, एग्ज़ाम हॉल में गलती ना करें। एक बार बस हम देखते चलते हैं कि क्या चीज़ है इसमें है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दिए। पहला संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष। दूसरा पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7। तीसरा मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11। चौथा अमूर्त सक्रियात्मक 11 से 15। इसका सारा डिटेल आपका क्या है, पिछले वाले वीडियो में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं हम क्या है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जीन पियाजे के बारे में हम लोग देखते हैं, देखने को मिलता है। अनुकरण, समायोजन, तो ये सारी पॉइंट्स है क्या, स्कीमा। तो एक बार ये सारे पॉइंट्स को भी हम डिस्कशन करते हुए आगे जाएंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में हमारा क्या हो, क्वेश्चन ना छूटे। एक चीज़, दूसरा चीज़ ये है कि आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहाँ डेली शाम में क्विज़ होता है और आप वहाँ से क्विज़ एराइज कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। गब्या क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। नंबर मेरा टेलीग्राम पे भी वही है जो कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। नंबर यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और डेली क्विज़ दे सकते हैं। और आपको ऑनलाइन किस तरह से देते हैं उस चीज़ की फीलिंग आएगी। वहाँ पे टाइम एंड ड्यूरेशन साथ में आपका चलता है और आप एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ के आप अपना चीज़ों को बेहतरीन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे का अनुकूलन वर्ड देखने को मिलता है। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। अब जैसा वातावरण है, सपोज डैट यहाँ का वातावरण पॉजिटिव अगर है तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर निगेटिव है तो हम क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ऑटोमेटिक जैसा वातावरण मिला हमको वैसे हमने क्या किया, वहाँ पे खुद को ढाल लिया। ये क्या हो गया, ये अनुकूलन हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका आत्म सातीकरण। दूसरा इसी में एक और पॉइंट है समायोजन। तो आत्म सातीकरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है।
तो यहाँ ये दोनों पॉइंट्स थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, तो हम थोड़ा और इसको डीपली समझते हैं। आत्मसाती, अगर हमने कुत्ते को देखा कि उसका क्या है, 4 पैर है, 1 मुंह है, 1 पूंछ है। अगर ये कुत्ता ठीक है वाइट कलर का है, तो हम ब्राउन कलर का भी अगर कुत्ता देखेंगे तो उसको समझ जाएंगे कि ये कुत्ता है। लेकिन समायोजन ये कैसे हुआ, ये आत्मसाती से हुआ। समायोजन में क्या होगा, पुराना ज्ञान, कुत्ता का कॉन्सेप्ट हमको पता है, 1 मुंह 4 पैर 1 पूंछ, लेकिन बिल्ली को हम कुत्ता नहीं बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, तो ये क्या हो गया, ये समायोजन हो गया। पुराने ज्ञान को साथ में लेकर नया ज्ञान को हमने क्या किया, डेवलप किया, तो ये मेरा समायोजन हो गया। एक चीज़ सिंपल सा याद रखिएगा, पुराना ज्ञान को जब हमने लेकर नए ज्ञान के साथ चलते हैं तो वो आपका समायोजन होता है। अगला पॉइंट है साम्य धारण। इसके द्वारा बच्चे आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, समायोजन की प्रक्रिया और आत्मसात मतलब दोनों के बीच में क्या करेगा, संतुलन। अब कुत्ता और बिल्ली में जो हमने डिफाइंड किया वो किससे किया, साम्य धारण के साथ मैंने किया। ये आपका था पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। आगे का पॉइंट और भी आपका इम्पोर्टेंट आने वाला है। इसमें देखिए मैंने VI और BBI लिखा है। VI का मतलब हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, BBI का मतलब हो गया बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। ये आपको सीटेट में 100% देखने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। स्कीम, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना। जो मेरा अनुभव है या जो मेरा व्यवहार है उसको हमने जो संगठित किया वो मेरा क्या हो गया, ज्ञानात्मक। स्कीमा, दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोरेज होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसको स्कीमा कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे कि सपोज डेट अगर LIC का फंड लेते हैं तो आपके पास LIC वाले आते हैं तो क्या बोलते हैं, एक स्कीम आया है। स्कीम का मतलब क्या हुआ, वो फ्लैशबैक हो चुका है। स्कीमा का मतलब क्या है, वो फ्लैशबैक नहीं हुआ। इट मीन्स कि वो अभी भी माइंड में चल रहा है। जब माइंड में चलता है और व्यवहार में, तो हम क्या करते हैं, स्कीम कहते हैं। और स्कीमा मतलब निकल के आया हुआ चीज़ आपका क्या हो गया, प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारण, कोई भी चीज़ है उसको हमने धारण कर लिया तो वो मेरा क्या हो गया, स्कीमा हो गया। ये थी पॉइंट्स। आगे है आपका नॉन चॉम्स्की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग देखते हैं। इन्होंने क्या किया है, भाषा का विकास का सिद्धांत दिया। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। मतलब जो लैंग्वेज सीखते हैं बच्चे वो उनके जन्म से है। ये कहते हैं कि बच्चे में मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसे बच्चा भाषा सीखता है। इनका कहना है कि हमारे माइंड में एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, लैंग्वेज ऑटोमेटिक सीख लेते हैं। ये बात मानते भी हैं। हिंदी हम लोग की मातृभाषा है, लोकल लैंग्वेज है, तो हमने हिंदी कब सीखा नहीं पता। लेकिन इंग्लिश क्या होता है, स्कूल में जाके, उर्दू स्कूल में जाके, या फिर संस्कृत हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में जाके सीखते हैं। तो यही चीज़ ये भी बता रहे हैं, देखते हैं आगे। इन्होंने डिवाइस का नाम जो दिया था, उस डिवाइस का नाम था LAD। इसका फुल फॉर्म हुआ भाषा अधिग्रहण यंत्र। मतलब जो हमने भाषा को अधिग्रहण किया वो यंत्र LAD के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सार्वभौमिकी व्याकरण का सिद्धांत दिया, जिसको कि इंग्लिश में यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि सार्वभौमिकी व्याकरण किन्होंने दिया, तो नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, किन्होंने दिया, चॉम्स्की साहब ने दिया। यानी ग्रामर जन्मजात होता है। ग्रामर जो होता है वो क्या होता है, जन्मजात होता है। हिंदी की ग्रामर हम लोग नहीं सीखते हैं, ऑटोमेटिक हम लोग को एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ पहले आएगी और क्या चीज़ बाद में आएगी। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताया है। पहला लेवल है सतही संरचना
और दूसरा लेवल है आपका गहरी संरचना। तो सतही संरचना क्या है देखते हैं। इसमें बच्चे भाषा, ध्वनि, शब्द को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। बच्चा मम्मी पापा यहाँ पे बोल रहा है लेकिन मम्मी और पापा का अर्थ क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये बच्चा यहाँ पे नहीं जानेगा। ये कहाँ जानेगा, आपका गहरी संरचना में जानेगा कि जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है वो वर्ड का मतलब क्या है। इसके बाद हम लोग कोहल वर्ग को देखते हैं। कोहल वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, और हमने इससे पहले जीन प्याजे का भी नैतिकता का सिद्धांत पढ़ा। तो क्वेश्चन आएगा कि नैतिकता का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया, तो जीन प्याजे ने किया। कोहल वर्ग ने इसको क्या किया, इस सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ा है। तो देखते हैं कोहल वर्ग क्या क्या कहते हैं। कोहल वर्ग का पहला, ठीक है, क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर। पहला क्या है आपका पूर्व परंपरागत स्तर, जिसका कि एज है आपका 4 से 10 साल। इसमें दो चीज़ें हैं, आपको दंड एवं पुरस्कार अभिमुखता और दूसरा है यांत्रिक सापेक्षता। तो बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डर और लोभ के कारण कर रहे हैं। हमने वहाँ पे प्रायत का भी पढ़ा था, प्रायत में भी दो चीज़ें थी। फर्स्ट वाले में क्या था, डर के कारण और लेन देन। तो यहाँ भी उन्होंने सेम टू सेम चीज़ को डिफाइन किया है। ये आपका यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, दंड से और पुरस्कार के लोभ से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, लेन देन, मतलब कुछ दो तब देंगे, यहाँ पे उस अनुसार बच्चे कार्य कर रहे हैं। अगला आपका है परंपरागत स्तर, जिसका कि एज है 10 से 13 साल। इसमें भी दो चीज़ें डिफाइन की गई है। पहला है आपका परस्पर एक रूपता, मतलब परस्पर एक रूपता का मतलब है अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने के लिए जो भी कार्य बन पड़ेगा वो इस एज में बच्चे करते हैं। यहाँ पे है आपका अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सामाजिक नियम और कानून को बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पालन करते हैं, जो भी चीज़ें है वो चीज़ को मानेंगे। तीसरा है आपका पश्चिम या उत्तर परंपरागत स्तर, जिसका कि सामाजिक अनुबंधन है और सामाजिक नैतिकता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको, सामाजिक नैतिकता को सार्वभौमिकीकरण भी कहते हैं। इसमें आपका ईमानदारी, ठीक है, ऑनेस्टी क्या है, सारे जगह एक ही होगा, पूरे विश्व में एक प्रतिमान, चेंज नहीं होगा। आप गुड का मतलब गुड यहाँ भी अमेरिका में भी गुड ही समझेंगे, ऑनेस्टी यहाँ भी ऑनेस्टी है, अमेरिका में भी ऑनेस्टी है, ये चीज़ चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सारे जगह जो चीज़ें आपकी कह सकते हैं कि हमने जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ा इंडिया में, वही चीज़ हम क्या करेंगे अमेरिका में भी पढ़ेंगे। वो कौन सा है, सामाजिक नैतिकता का सिद्धांत या सार्वभौमिकीकरण। एक बार जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इसका ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। इसको एक पेज में मैंने डिफाइन करने का कोशिश किया है ताकि क्या हो, आप लोग याद रख सकें। आगे देखते हैं कि क्या है। आगे है आपके वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखते हैं वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है क्या और ये क्या क्या कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। मतलब पहले यहाँ पे बच्चे का क्या होगा, अंतःक्रिया होगा, उसके बाद सामाजिक विकास होगा। ये कौन कहते हैं, तो वाइगॉस्की कहते हैं। जबकि प्याजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम। प्याजे क्या कर रहे हैं, पहले डेवलप हो रहा है फिर क्या हो रहा है, आपका अधिगम हो रहा है। लेकिन वाइगॉस्की का अपोजिट है। वाइगॉस्की ने प्याजे के पूरक सिद्धांत दिया। पूरक का मतलब अपोजिट। वाइगॉस्की के सिद्धांत के प्रमुख 3 घटक हैं। यहाँ पे 3 घटक आपको देखने को मिलेगा, समाज, सांस्कृतिक MKO और समीपस्थ विकास क्षेत्र। 3 ही पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है वाइगॉस्की के अनुसार। ये 3 पॉइंट है। आगे देखते हैं, वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत में 3 सबसे बड़ी संकल्पना दी। वाइगॉस्की ने 3 बड़ा संकल्पना दिया। वो संकल्पना कौन कौन सा है देखते हैं हम लोग। वाइगॉस्की का पहला संकल्पना है आपका वास्तविक विकास क्षेत्र।
वाइगॉस्की के अनुसार हर बच्चे में वास्तविक विकास क्षेत्र होता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि यह विकास बालकों की स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह विकास क्या है? बच्चे का स्वाभाविक है, यह ऑटोमेटिक होगा, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा प्रक्रिया होगा? आपका वास्तविक विकास क्षेत्र होगा। दूसरा है आपका समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसको कि ZPD के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ZPD होगा। जिसको कि जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ये क्या है? आपका वास्तविक विकास क्षेत्र और संभावित विकास क्षेत्र के बीच का लेवल जो है वो आपका क्या है? वो आपका समीपस्थ विकास क्षेत्र है। दूसरा देखते हैं क्या है? दूरस्थ विकास क्षेत्र या संभाव्य विकास क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यह विकास क्षेत्र वैसा पड़ाव है जिसमें हम कह सकते हैं कि यदि बच्चे को समीपस्थ विकास क्षेत्र में जो कठिनाई भरा क्षेत्र होता है उसकी चुनौती का हल हो जाए तो बच्चा प्रगति की ओर असीमित पथ पर अग्रसर हो सकता है, अर्थात बच्चा किसी भी सीमा तक पहुंच सकता है। इन्होंने 3 पॉइंट को दिया, तीनों पॉइंट का मैंने आपको डिफाइन किया। एक शॉर्ट टर्म में तीनों पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे एक वर्ड में। जो चीज़ वास्तविक विकास क्षेत्र है वो क्या है? आपका ऑटोमेटिक है, उसमें चेंजिंग नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक आप सीखते जाइएगा, कार्य करते जाइएगा। समीपस्थ विकास क्षेत्र में क्या होगा? आप कार्य कीजिएगा, आपको कठिनाई आएगी, आप रुकिएगा, फिर क्या होगा? आपको कोई बताएगा, हो सकता है वो बताने वाला टीचर हो या कोई भी हो, वो आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा और आप क्या कीजिएगा? आगे बढ़िएगा। दूरस्थ में क्या होगा? जो चीज़ें आपकी रुक गई वो रुक गया। अगर मैथ आपको कोई हेल्प नहीं किया तो आप मैथ से भाग जाइएगा, आप आर्ट्स ले लीजिएगा, बायोलॉजी ले लीजिएगा, मैथ नहीं लीजिएगा। ये प्रॉब्लम किस में आ गया? दूरस्थ विकास क्षेत्र में। एक लाइन में तीनों चीज़ हमने आपको यहाँ पे बताया। आगे चलते हैं। कुछ वर्ड्स इन्होंने यूज किया है, वो वर्ड्स क्या क्या है? वो वर्ड्स मेरा स्कैफोल्डिंग और MKO। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग को हम लोग थोड़ा सा डीपली समझते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब हुआ कि जब बच्चे कहीं पे रुक गए तो आपने क्या किया? उसको सहयोग किया और बच्चा उस कार्य को कर लिया, लेकिन कार्य जब पूरा हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? वहाँ से स्कैफोल्डिंग हटा लीजिएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप कोई भी साइकिल चलाना ज़रूर सीखे होंगे। तो जब साइकिल चलाना स्टार्ट किए होंगे तो हमारे पीछे में मम्मी पापा अंकल आंटी कोई भी एक पर्सन होगा जो साइकिल को पकड़ के रखा होगा और हमने साइकिल चलाना स्टार्ट किया। अब क्या है? अब हम लोग साइकिल चलाना सीख चुके हैं। क्या पीछे से कोई साइकिल हमारा पकड़ता है? नहीं। ये क्या है? ये आपका स्कैफोल्डिंग था। तब जब आपने साइकिल स्टार्ट किया तो आपको आपके फैमिली ने स्कैफोल्डिंग दिया और आप क्या किए? साइकिल चलाना सीख लिए और वो स्कैफोल्डिंग आपको हटा लिया गया। मतलब बच्चे को जहाँ कठिनाई हो रही है वहाँ हम मदद करेंगे और वो सॉल्व होने के बाद उसको हटा लेंगे। ऐसा नहीं है कि अब नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से प्रॉब्लम दे तो उसको क्या करें? हम हेल्प करें। नहीं, उसको हम हटा के देखेंगे कि बच्चा कर सकता है कि नहीं। नहीं करेगा तो फिर हेल्प करेंगे, फिर हटाएंगे, फिर करेंगे। 3 4 5 बार में बच्चा सीख सकता है। हो सकता है जो वीक होंगे, कुछ इंटेलिजेंट होंगे जो कि एक बार में ही सीख जाएंगे। तो ये क्या हुआ? ये आपका स्कैफोल्डिंग हुआ। दूसरा है आपका पॉइंट MKO, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। इट मीन्स कि हम कभी भी किसी से भी सीख सकते। हो सकता है कि मैं अपनी छोटी बच्ची से भी सीख सकती हूँ, मेरी बेटी है वो भी मुझे कभी कभी नया वर्ड इनोवेंट मतलब ऐसा वर्ड बता देती है जो कि हमको नहीं पता है, तो वो मेरे लिए उस टाइम क्या है? MKO है। तो कोई भी MKO हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, मम्मी हो सकता है, आपका छोटा भाई छोटा बहन। MKO कोई भी हो सकता है जो कि उस क्षेत्र में आपसे ज़्यादा जानता है। ऐसा नहीं है कि वो सारे क्षेत्र में जानेगा, उस क्षेत्र में आपसे क्या हो रहा है? ज़्यादा जान रहा है, तो वहाँ पे वो पर्सन क्या हो गया आपके लिए? MKO। तो ये था मेरा पूरा टर्म एंड कंडीशन जो कि आपको बताए। एक वर्ड यहाँ पे और इन्होंने यूज़ किया था, निजी भाषण, जिसको कि आंतरिक भाषा कहते हैं। इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। कहते हैं ना कि खुद में भी कभी कभी कुछ कार्य करना होता है तो मन में चलता रहता है, करे नहीं करे, मम्मा से डांट पड़ेगा, पापा डांटेंगे। तो ये आपका क्या है? ये आपका प्राइवेट स्पीच है। ये जो बातें आप कर रहे हैं वो खुद सुन रहे हैं, बगल वाला भी नहीं सुन सकता है, कितना भी
कान लगा ले, नहीं आवाज़ उस तक जाएगी, वो वर्ड्स आपके क्या हो गए, वो आपके प्राइवेट स्पीच हो गए। तो ये था मेरा वीडियो जिसको कि हमने मर्ज करके एक में लाने की कोशिश की। आगे आपको एक और वीडियो देंगे, कुछ टर्म्स और भी छूटे हुए हैं, उस सारे को क्या करेंगे, एक साथ मर्ज करके हम आपको देंगे। तो जो लोग भी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।